नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। जी हाँ, आपा भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास के अंदर जो है वो अपना चल रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश और आज खिलजी वंश अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ सभी मेरे प्यारे साथी फटाक से। दिल्ली सल्तनत में हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सा वंश पढ़ रहे थे? खिलजी वंश। और इस खिलजी वंश का जो राजा है वो पढ़ रहे थे अपने अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, शासक का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखें तो 1296 से 1316 तक जो है वो शासनकाल रहा था। 20 वर्ष का शासनकाल, यानी खिलजी वंश में सबसे ज्यादा शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का ही है। मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे राजस्थान अभियान। जिसमें सबसे पहला अपनों ने अभियान पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का 1301 में। कहां पर किया? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग जो है वो जीता। जीता। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है यहां पर एक व्यक्ति आता है, एक इतिहासकार जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस किले के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह बात किसने बोली थी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो यहां पर एक कहावत बोलता है। क्या कहा इसने? कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। यह बात कौन कहता है? अमीर खुसरो। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी आज एक हिंदू का जो गढ़ है वह इस्लाम का गढ़ हो गया है। यह बात बोलता है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है ये बात बोली रणथंबोर दुर्ग के बारे में। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी का एक तो बदला हुआ ये पूरा। अच्छा, यहां पर अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन ने यहां पर जो आक्रमण किया वो था कि अमीर ने किसको शरण दी? अमीर ने मोहम्मद शाह को शरण दी। अमीर ने मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह को क्या दी? मोहम्मद शाह को शरण दी। शरण दी। इसलिए पहला आक्रमण यहां होता है। राजस्थान में मेरे भाई याद रखना, दूसरा आक्रमण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी करता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है वो आक्रमण करता है। यह था अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण राजस्थान में। वो अपनो राजस्थान है। और ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में यहां पर है चित्तौड़गढ़। यहां पर कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहां पर है। उस समय यहां के जो राजा हैं उनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की यहां पर जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है पद्मिनी या पद्मावती। बताया जाता है कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं यहां पर। ये जो रावल रतन सिंह है, इसके दरबार में एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन जो है, इसकी नजर मतलब कि इसका चाल चलन ठीक नहीं थे इसके। राघव चेतन की पूरी निगाही पद्मनी पर। और पद्मनी जाके कहा रतन सिंह को कि वो इस प्रकार से मुझे देखता है कि नजर ठीक नहीं है। तो यहां पर बताया जाता है कि रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया। जैसे इसको देश निकाला किया, ये भाग कर कहां चला गया? दिल्ली। और उस समय दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आ रहे थे उस समय जब ये गए।
तो अलाउद्दीन खिलजी को जाकर पहले सेनापतियों को बोलो कि मैं वहां से आया हूं और मुझे अलाउद्दीन खिलजी से मिलना है, मिलाओ। मतलब जाओ या कौन जाए, क्या नहीं नहीं, मैं अलाउद्दीन खिलजी से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से कोई बड़ी ताकत नहीं रोक सकती, मिलना ही होगा अलाउद्दीन खिलजी को। तब जाकर सेनापतियों ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि एक ऐसा कोई व्यक्ति है और वो जिद कर रहा है, मैं तो मिल के ही जाऊंगा आज। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा पेश करो। अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया, पेश किया। तो राघव चेतन बोलता है कि हाँ भाई अलाउद्दीन, मैं ऐसे ऐसे करके पुरोहित का पद है मेरा, अपना परिचय दिया। और राघव चेतन मतलब दरबारों निकाल ना रसोई होगा गुरु जी किया, नाम तो है ये पुरोहित के पद पर, यानी इसका दरबार में पद तो कौन सा है, पुरोहित का। लेकिन याद नहीं है इसको हनुमान चालीसा भी, याद नहीं है इसको हनुमान चालीसा भी। तब यहां पर जो है इसका और लोग भी विरोध करते ही थे कि इसको निकाल दें कैसे ना कैसे करके। अब जब अलाउद्दीन खिलजी के यहां पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी को मतलब वो चतुर बहुत, तो एक बात है, ये राघव चेतन चतुर बहुत था। अलाउद्दीन खिलजी को कैसे तैसे करके अपनी बातों में फंसा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है तेरे पास क्या है। अलाउद्दीन कहता कि मेरे पास ये स्थाई सेना है, घुड़सवार सेना है, असबरोही सेना है, ये है वो है, इतना धन है, इतना कोषागार है, सब बताया। लेकिन कहा ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास रानियां कितनी हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे पास 4000 रानियां, 4000। राघव चेतन यहां बात का रिप्लाई देते हैं कि 4000 फिक्की है उस एक के आगे। और अलाउद्दीन खिलजी जब आप बात सुने तो अलाउद्दीन खिलजी तो वो सुनो रेजे। तब राघव चेतन ने कहा, राघव चेतन से पूछा अलाउद्दीन ने कौन है वो एक। अब कहा कि यहां से इतनी दूर मेवाड़ है और मेवाड़ की रानी है पद्मिनी, अगर तू उसे प्राप्त कर सकता है तो ये 4000 एक तरफ है, वो एक तरफ है। अब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर विचार करता है कि बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायस और ग्रंथ पद्मावत ये भी के अनुसार कहानी बताऊं ला थाना में अलग अलग कहानी मिलती है। एक तो वो बताई थी मैंने कि यहां से सेना जा रही थी, उससे टैक्स वसूला था इन्होंने, एक वो कारण भी मानते हैं, है ना, और एक कारण ये भी माना जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी जो है, और अलाउद्दीन ने कह दिया था राघव चेतन को कि अगर जे तेरी बात झूठी निकली तो यही टांगूंगा तेरे को, याद रखना। राघव चेतन ने कहा आप जाओ तो सही। और वास्तव में पद्मिनी रानी जो है राजस्थान में बहुत खूबसूरत रानियों में जो है नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1303, कहां, चित्तौड़गढ़ पर। अलाउद्दीन का जब ये आक्रमण हुआ 1303 में, तो बताते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। इनमें कूटनीति के बहुत ही, आपला राजा के सीधा युद्ध करना जानता, कूटनीति का प्रयोग नहीं करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को कहता है, ये जब युद्ध करने आए थे यहां पर, मलिक कफूर का नाम आपके दक्षिण भारत अभियान में पढ़ोगे तो, मलिक कफूर को कहता है कि जब जो है हम वहां, जैसे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह कहता है कि सेना के बीच में क्या लड़ाई करें, अगर है तेरे में दम तो आजा मेरे से लड़ ले, तो जीतेगा वही योद्धा कहलाएगा, वही विजय होगा। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। अलाउद्दीन ने प्लानिंग क्या बनाई, अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को कहा कि जब मैं परास्त होने लग जाऊं, हारने लग जाऊं, तो ये है कि तीर चलवा देना और वहां रतन सिंह की हत्या करवा देना, बाकी सेना उसकी आएगी तो अपने संभाल लेंगे, अपनी सेना बहुत है। तब बताते हैं कि यहाँ रावल रतन सिंह जो है वो वार करते हैं, युद्ध चलता है थोड़ी देर, 5-7 मिनट युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद रावल रतन सिंह जो है हावी हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर, और अलाउद्दीन खिलजी पे 3-4 वार जब किए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पीछे जाने लगा। यहाँ मलिक कफूर को पता लगा कि अब रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी को मार देंगे। तब बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए, तो रतन सिंह के लगे, इससे रतन सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में रतन सिंह जो है इन्होंने क्या किया था, केसरिया किया। और यहां पर जो रानी पद्मिनी है इन्होंने क्या किया, जोहर व्रत रखा। तो जहां केसरिया भी हो, जोहर भी हो, वो होता है साका। ये था मेवाड़ का पहला साका जो 1303 में हुआ। राजस्थान का पहला साका यहां होता है, मेवाड़ का यानी चित्तौड़ का पहला साका 1303 में होता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल दिया, अलाउद्दीन ने इसका नाम बदल के अपने बेटे के नाम पे रख दिया खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खां, तो उसको चित्तौड़गढ़ सौंप दिया और नाम क्या रख दिया चित्तौड़गढ़ का, खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो है, हाँ याद रख लेना, क्या रख दिया, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। हाँ बहुत बढ़िया। अब याद रखोगे 1303 में आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का कहां था, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का
नाम बदल के क्या कर दिया, खिजराबाद। ये बात आपको याद रख लेनी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। तीसरा जो अभियान है वो 1308 में सिवाना पर करता है। सिवाना वर्तमान में तो बालोतरा में आ गया है, नए जिलों के हिसाब से देखें तो बालोतरा, और पहले ये कहां था, बाड़मेर में, सिवाना दुर्ग। यहां पर होता है सिवाना का युद्ध, बालोतरा में। ठीक है, ये कैसे हुआ तो देखो, यहां पर अपने दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो 1308 वाला घटना पढ़ेंगे, और एक मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा 1311 वाला अभियान। 1311 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया जालोर दुर्ग पर, जालोर का युद्ध 1311 में। अब सुनो बात को ध्यान से, सिवाना पर जो शासक था वो है सातल देव, या कई की किताबें शीतल देव भी लिखती हैं। सातल देव की जो वाइफ है, जो पत्नी है, उनका नाम है मेणा दे। इसके एक सेनापति है यहां, उसका नाम है भावले। सेनापति का नाम क्या हो जाएगा, भावले। ये तो है सिवाना में। जालोर का जो शासक है, याद रखोगे, वो है कानड़ देव। कानड़ देव चौहान यहां का क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा। यहां की कानड़ देव की जो पत्नी है यानी रानी, रानी का नाम हो जाएगा जेतल दे, जेतल दे। कानड़ देव के जो सेनापति है उनमें नाम आता है जेता और देवड़ा। ये दो अलग अलग है, जेता व देवड़ा किसके सेनापति थे, और एक सेनापति का नाम याद रखना, बीका दहिया। इसके पुत्र का जो नाम था वो था वीरमदेव। बेटे का जो नाम था वो क्या था, वीरमदेव। जालोर की स्थिति ये है और सिवाना की स्थिति ये है। अब इतनी बात अगर आपको पता लगी तो अब देखो आप थोड़ा सा इसको यहां समझो। ये इस प्रकार से यहां पर पहाड़ियां देखने को मिलेंगी आपको, जहां आपको सबसे पहले मिलेगा कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। ये किला कौन सा हो गया, सिवाना। ये हो गया सिवाना दुर्ग, और यहां पर जो आपको किला मिलेगा उस किले का नाम हो जाएगा जालोर दुर्ग। ये कौन सा हो गया, जालोर दुर्ग। हाँ, सर जालोर दुर्ग की कुंजी थी, हाँ जी अनीता जी बिल्कुल, अपने पढ़ेंगे सभी। देखो अब क्या था, अपनों ने झाइन दुर्ग पढ़ा था, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन आपको मिल रही है। यानी राजा महाराजा क्या करता, अपना जो मेन किला जहां रहा करते थे ना, उससे पहले एक छोटा किला और बनाते थे, उसे कुंजी बोलते हैं। तो सिवाना जो है वो किस दुर्ग की कुंजी है, यह कुंजी है जालोर की। जालोर दुर्ग की जो है क्या मानते हैं, इसे कुंजी मानते हैं। सिवाना पर जो राज है वो किस कौन कर रहा है, वो कर रहा है सातल देव। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे तीन चार कारण बताए जाते हैं। क्या क्या कारण रहे वो देखो। अगर हम बात करते हैं इन कारणों की, तो यहां इस प्रकार से ये रहा भारत, ये भारत है। तो कारणों में आपको ये वाले पॉइंट याद रखने हैं। यहां पर जालोर है, और जालोर का जो राजा है वो है कानड़ देव। ठीक है सर जी। इधर है दिल्ली, और दिल्ली का राजा है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे बताते हैं, अलग अलग देखो कहानियां मैं सारी आपको बता देता हूं यहां पर। कुछ कहानियों में जानकारी ये मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या मुल्क मुल्तानी नाम से एक दूत भेजा यहाँ, और कहा कि कानड़ देव को दरबार में बुलाओ दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये जब सोमनाथ अभियान पे जा रहे थे तो जालोर के राजा ने इसकी सेना को रास्ता नहीं दिया यहाँ जाने के लिए। तब अलाउद्दीन क्रोधित होकर कहता उसको एक बार दरबार में बुलाओ, रास्ता हमारी सेना को दिया तो दिया क्यों नहीं।
एक तो कारण मिलता है ये, जब वो दरबार में गया तो उसकी वहां कानड़ देव की जो है वो इंसल्ट की गई, तो कानड़ देव चुनौती दे के आ गया, तेरे में है दम तो आजा जालोर में। एक तो ये कारण मिलता है। दूसरा कहते हैं कि यहां पर कानड़ देव खुद नहीं आया था, दिल्ली में खुद नहीं गया, तो वह अपने पुत्र वीरम देव को भेजता कि जा बेटा तू चल जा। और ऐसे बताया जाता है कि यहां राजस्थान से वीरम देव जाता है दिल्ली। और जब वीरम देव दिल्ली गया, तो वीरम देव जब दिल्ली गया तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है एक, इसका नाम है फिरोजा। अपने राजस्थान का लड़का वास्तव में बहुत सुंदर है, पहला भी आ और आज भी है। तो फिरोजा तो वीरम देव को देखकर गाने गाने लगी, नैनों में सपना सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। वीरम देव इग्नोर करता जा रहा है। वीरम देव अगले दिन हुआ, सुबह उठा और तलवारबाजी करने लगा, प्रैक्टिस कर रहा था। फिरोजा वो दृश्य देखकर तो सुननी की सुननी रहेगी, यानी देखती की देखती रहेगी। तो वाह क्या व्यक्ति है, ये बॉडी इसकी वीरम देव की। फिरोजा गई दौड़कर और बोली कि वीरम देव मैं तेरे से प्रेम करती हूं। वीरम देव थोड़ा पीछे हटके बोला, भाई थारा सलमान खान कुआरो पड़े हुए, अभी 20 करा ले, मेरे पीछे क्यों पड़ रही है तू, कई दिन होगा मैं देखता नहीं। तब फिरोजा यहां नाराज होकर जाती है पापा किसके पास, अपने पापा के पास, और बोलिए कि मैं वीरम देव से प्रेम कर रही हूँ, वो छोरो आइडो राजस्थान भी हूँ, प्रेम करूं मैं, और मेरो 20 आ गए, क्या करवाओ। अलाउद्दीन खिलजी गया, ए बावली तेरी माँ तो थी ऐसी, तू और ऐसी निकल गई, यानी ये भी भागी थी किसके साथ, मोहम्मद शाह के साथ अब तू तू भी ऐसी निकल गई। अब यहां बताते हैं कि वीरम देव इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिरोजा नया नया कपड़ा पहन के दिल्ली आवे, और फिर एक दिन टाइम कहीं निकाल कर वीरम देव के पास आई, फिर बोली वीरू मैं तेरा हूं इलू इलू करूं। वीरू कहा मैं ना करूं आज, ना करूं काल। इतनी बात कहते फिरोजा फिर गई पापा, जाके बोली कि पापा वो तो अभी भी नहीं मार रहा है। तब अलाउद्दीन ने कहा कि वीरम देव को दरबार में बुलाओ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि दरबार में बुलाओ, ऐसे कैसे पार पड़ेगी, ऐसे कैसे मना कर रहा है ये। वीरम देव को दरबार में बुलाया और बोला वीरम देव देख, दादा मुझे बात करना पसंद नहीं है, लास्ट बार मैं कह रहा हूं, तेरे को गले का हार चाहिए या तलवार चाहिए, सोच ले, रात रात का टाइम है, एक रात मैं तेरे को टाइम देता हूं सोच। अब यहां पर वीरम देव अगर मान लो वहां दिमागी हो, वीरम देव दिमाग अच्छा था वीरम देव के, अगर वीरम देव वहां कुछ करता तो उनको पता है कि इसके पास सेना कितनी अलाउद्दीन की, वहां अकेला वीरम देव क्या कर पाता, वहां दिक्कत हो जाती। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब बात यह हुई कि वीरम देव जो है वो रातों रात दिल्ली से फरार होकर, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ये जो राजस्थान है, राजस्थान जो है यहां पर है अरावली पर्वतमाला, है ना, यही जालोर है, तो ये दिल्ली तक फैली हुई, दिल्ली से ये फरार होकर रातों रात अरावली पर्वतमाला से होता हुआ कहां पर आ गया, जालोर में आ, कहां पर आ गया, जालोर में। जालोर में जब आ गया तो बताते हैं अगले ही दिन, अब फिरोजा को पता था कि यहां करेगा वरना पापा मार देंगे इसको, तो फिरोजा गई सुबह चाय का कप लेकर और बोली जानू खड़ा हो जा। जैसी वो चद्दर हटाई तो नीचे तकिए लगे हुए, और फिरोजा गई फिर पापा, वीरम देव तो क्यों। कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि फिरोजा इसके पीछे भागकर आ गई थी, कहां पर, जालोर में। जालोर में जब आई तो सामने कानड़ देव, और कानड़ देव को कहती ये शादी करनी है। कानड़ देव क्या करवा ले, तो अरे क्या ससुरा जी थारा कौन करनी थी, तो मजाक ही वो, तो मैं थारा बेटा हूं, करनी है वीरम देव हूं। अच्छा अच्छा ये बोल, तो अब वीरम देव कानड़ देव पूछे तो वीरम देव ने मना कर दिया कि पापा मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मामो लाजे भाटिया कुण लाजे चौहान, जे मैं परजनू तुर्कनी तो पश्चिम उदे बहान। इस बात को जो सुनकर कानड़ देव गया कि भाई छोरो कौन माने, जा फिरोजा,
जा। फिरोजा आई फिर वापिस पापा, और बोली क्या वो नहीं मान रहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटी चाहे जिंदा लाऊं चाहे मरा हुआ लाऊं, उसको लेकर जरूर आऊंगा तेरे सामने। हाँ, उसको तेरे सामने जरूर पेश करूंगा, लेकर आऊंगा, कैसे भी लाऊं। अब देखो, अब अलाउद्दीन आक्रमण करेंगे कहां पर? जालोर पर। तो जालोर को जीतने से पहले किसको जीतना होगा? सिवाना। तो अलाउद्दीन ने कहा कि कमाल का व्यक्ति ढूंढो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यक्ति के नेतृत्व में सेना भेजी जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। कमालुद्दीन गुर्ग और शीतल देव के मध्य यहाँ युद्ध होता है सिवाना का। कब होता है? 1308 में, लिखाया हुआ ना वहां। बस यहां पर इतना लिख लेना कि ये इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना का नाम बदल दिया था। नाम बदला, और नाम बदल के पता क्या कर दिया था? खेराबाद। अलाउद्दीन ने इसका नाम, सिवाना का नाम बदल कर क्या कर दिया? खेराबाद। याद रखोगे। उसके बाद अलाउद्दीन आगे सेना लेकर चढ़ाई करता है, और बताते हैं जालोर दुर्ग की इन्होंने क्या कर दी? घेराबंदी कर दी। हसन निजामी एक इतिहासकार हुए जिसने ताज उल मासिर ग्रंथ लिखा था। ऐसे लिखते हैं कि जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं खोल पाया। दरवाजे, कोई का मतलब है कि आक्रमणकारी। आक्रमणकारी, आक्रमणकारी नहीं खोल पाए, नहीं खोल पाए। यह बात कौन बताता है? हसन निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग के दरवाजे इतने मजबूत है, कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं पाए इन दरवाजों को। हाँ। अब देखो क्या घटना होती है, सुनो ध्यान से। अब यहां पर जो घटना घटित होती है वो ये हुई कि इसके सेनापतियों ने, अलाउद्दीन की खिलजी की सेना ने यहाँ घेराबंदी रखी, तो ये इस दुर्ग को दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे थे, है ना। तब अलाउद्दीन खिलजी बताते हैं स्वयं सेना लेकर, एक बड़ी टुकड़ी लेकर खुद आया। कहां पर? अलाउद्दीन खिलजी आया जालोर। जालोर में जब आया तब अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा यार वास्तव में राजस्थान के बारे में जो सुना वो सच निकला। यानी ये जालोर का राजा वो अमीर वाली बात कर रहा, हट्टी है, और इसको भी हम जो है वो नहीं जीत पाएंगे। तो यहां भी कूटनीति का यूज करेंगे। यहां पर इन्होंने क्या चाल खेली? यहां पर देखो, ये जो सिवाना में विश्वासघात किया था वो किया था भावले ने। विश्वासघात यहां पर ये बिक गया था। और मेणादे ने यहां पर जोहर किया था। और इन्होंने क्या किया था? केसर, यानी ये वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना के युद्ध में ये मारे गए थे। और जीत किसकी होती है? कमालुद्दीन गुरुग, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना की तरफ से आया था। सिवाना का नाम बदल के क्या कर देते हैं? खेराबाद। खिजरा, खींची, खिजराबाद किया था चित्तौड़गढ़ का, याद रखना। अब देखो, जालोर में राजा कानड़देव चौहान है, पत्नी जेतल दे है, सेनापति जेता देवड़ा। लेकिन ये जो बीका दहिया ये बिक गया था। यहां पर बीका दहिया इसने विश्वासघात कर दिया था। इसने यहां पर क्या कर दिया? विश्वासघात। विश्वासघात किया। यहां पर जो विश्वासघात करने वाले हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? बीका दहिया। यहां पर बीका तो दहिया है, इसने क्या कर दिया भाई? विश्वासघात किया। बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे ही दहिया बीका ने विश्वासघात, सर विश्वासघात का मतलब कैसे किया इसने? दहिया बीका ने अलाउद्दीन खिलजी को राज बताया जालोर दुर्ग का, कि जालोर दुर्ग की कुछ दीवार जो है, दीवार वो कच्ची है। दीवार जो है वो क्या है? कच्ची है, कच्ची ईंटों की है। लेकिन दहिया बीका यहाँ कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कच्ची दीवार है कहां से, लेकिन इतना हमने जरूर सुना है कि इसकी कुछ दीवार जो है, यानी पूरे दुर्ग में से कुछ जगह कच्ची है। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा कि ये बताओ अब समाधान, कैसे हम दुर्ग के अंदर प्रवेश करें? तो दहिया बीका बोले कि वो सामने गांव है, राई को सीजन चला रहे हो अभी, गांव में राई मिल जाएगी, आप राई ले आओ, और राई को इस दुर्ग के बाहर जो है वो आप छिड़क दो। तो जहां से कच्ची दीवार होगी वहां राई फूट आएगी, और आपको पता लग जाएगा यहाँ कच्ची दीवार, आप प्रवेश कर जाना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापतियों को आदेश दिया कितने भी पैसे देने पड़े, आप दो और राई के गट्टे लेकर आओ फटाफट। अब सारा सेनापति गांव गया, और गांव जब सेनापति गए तो रात को टेम, अब रात ने लोग घर खड़कावे, लोग घर, तो लोग तंग उड़ा रहे, हाँ बोलो क्या काम है? कहा मेरा ही चाहिए। गांव वालों ने कहा चलो भागो यहां से, सुबह आना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अभी चाहिए। गांव वाले कहते जाते हो नहीं जाते? कहा सुनो, आप गट्टा कितने का दे रहे हो? हम इसके 50 गुना ज्यादा दाम देंगे आपको,
और ये राई हमें दे दो। वो कहा हमारा 12 गट्टा पड़ा है, ले जाओ भाई जी। 12 गट्टा चका दिया। वो कहा रुक रुक, मेरा ताऊ आ रहा, अभी पड़े, अभी ना फोन करके पूछो। हेलो, हाँ ताऊ, ए राई लेना है, दे दो इन्होंने। और ऐसे करते करते अब वहां 50 गुने की क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे आभूषण जो है, सोने के कीमती आभूषण, क्योंकि सोना ही अभी टाइम मेन, तो वो दे दिए थे। ले, सभी को जो है वो बांट दिए जिनसे राई ली थी। ठीक है। और राई लेकर आ गए और जालोर दुर्ग पर जो है वो छिड़काव कर दिया। अब सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई तो जहां कच्ची दीवारें थी वहां पर राई फूट आई। अब राई जी ही फूटे तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ठाल आ गयो अठों कच्ची दीवार, और वहां दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। जालोर दुर्ग में जो शासक है कानड़ देव, यह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। जालोर दुर्ग के राजा कौन है? कानड़ देव। ये भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहां पर इनकी पत्नी ने जो है जेतल दे ने वो क्या किया, जोहर किया। जेता देवड़ा भी मारे जाते हैं और इसका बेटा वीरम देव भी यहाँ मारा गया इस युद्ध में। वीरम देव की भी जो है मृत्यु, क्योंकि वीरम देव को अलाउद्दीन ने देखा तो इतना गुस्सा आया कि बी टाइम तू मानने को नहीं हो, केटा के समझो। और अलाउद्दीन ने गर्दन से इसकी जो है तलवार से जो है इसकी गर्दन उड़ा दी। और गर्दन जो है फिरोजा ले जाके दी। फिरोजा का पापा ये क्या किया आपने? तो फिरोजा बताओ यमुना नदी के अंदर जाके आग लगा दे और फिरोजा की मौत हो जाए। तब बताते हैं वो फिरोजा यहाँ की तो यानी वीरम देव के लिए जान दी थी उसने, तो यहाँ की बहू होगी फिरोजा। फिरोजा का मकबरा पूछे कहाँ है, तो जालोर में। ये प्रश्न याद रखना, जालोर में बना है किसका मकबरा? फिरोजा का। फिरोजा का मकबरा कट है, फिरोजा का मकबरा जालोर में, याद रख लेना। फिरोजा का जो मकबरा हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? जालोर में। शाबाश। चलिए आगे। अब जालोर का अलाउद्दीन नाम बदला। जालोर का, जालोर का नाम बदला। ये युद्ध अलाउद्दीन ने जीत लिया। जालोर का नाम बदला और रख दिया जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? जलालाबाद। 3 जगहों के नाम चेंज करता है। चित्तौड़, रणथंभौर का नाम चेंज नहीं किया था, बस याद रखना। चित्तौड़ का खिजराबाद किया, शिवाणा का खेराबाद किया, जालोर का जलालाबाद किया। जालोर का नाम जो वो क्या किया? जलालाबाद। राइयां रा भाव रातें बिगया, सुनो सरिया का बात सब आएगी राइयां रा भाव वगैरह की। अब देखो क्या हो। अब अगला दिन, अब अगले दिन पहला क्या है कि पानी वगैरह भरने औरतां के कुआ पर जाती। जी अगलो दिन हो, सुबह सवेरे हो, सवेरे हो 8-9 बजे को टाइम है, और बैठे औरतां पानी भरन गई कुआ पे। तो कुआ पे और भी औरतां आईडी, बिल्कुल आईडी। अब जो ये औरतें गई, इन्होंने बहुत आभूषण वगैरह पहन रखे थे। मतलब ये तो मतलब महिला की अगर अपन बात करें, आभूषण टॉपिक पढ़ते हैं तो सुंदरता के लिए आभूषणों का यूज किया जाता है, ज्यादा सुंदर दिखे। तो उन्होंने क्या है, आभूषण वगैरह पहन लिए। आभूषण वगैरह पहनकर जब वो पानी भरने गया कुआ पे, तो वे और औरतें खड़ी करने, हाँ है कालिया की बहू, एक गठूं लाई तो सोन। हाँ और राजू की बहू, वो सोनो ही तो गठूं लाई। हाँ वो मांगी की बहू, पूछो। वे क्या कि रात ने बे फौजी आया हमारे बे, देख बे बैठा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना, उनके बंबू लगे हुए थे। क्या ये फौजी देख गया, मान तो रात ना आया की वस्त्र देख गया, क्या राई ले गए थे, राई के बदले में आभूषण दे गए। तब ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो लोग थे वो बोला हमारा भी राई का 10 गट्टा पड़ा है, कोई का हमारा 50 पड़े, कोई का 20 पड़े, कोई का 30 पड़े। तो मानने के गो आठा बड़ा भी फौजी बैठे, बड़ा बिना पूछो जाके ये थाना ले लिया उसके। तब यहाँ पर वो सारे लोग जाते हैं और बोलते हैं इनको कि हमारे भी राई पड़ी है। तब यहाँ पर जो सेना है वो कहती है कि राइयों और अभाव तो रात ही बीत्या, यानी रात को ही हमें जरूरत थी राई की, और वो दुर्ग पे हमें छिड़काव करना, तब इतनी कीमत देनी पड़ी राई की, है ना। राई के जो भाव थे वो रात को ही बीत के, अब हम फ्री में भी नहीं लेंगे राई, है ना। तो ये किस किले के बारे में कहावत बोली जाती है? राइयारा भाव तो रात ही बीत्या, जालोर दुर्ग के बारे में आ कहावत बोली जावे। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, राजस्थान में 4 अभियान पड़ा, आप चारों थाने याद हो गया। पहला अभियान बताओ कब? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का। दूसरा 1303 में। तीसरा 1308 में। और चौथा अभियान 1311 में। ये 4 अभियान अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में हुए, जो आपको याद रख लेने। जालोर में जो है वो 1311 में। 1311 में आक्रमण कहाँ करते हैं? जालोर में। ठीक है सर जी। अब इसके बाद आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन अलाउद्दीन
खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के अपने को देखने दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से अभियान? दक्षिण भारत अभियान। देखो एक प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का जो सेनापति था वो कौन था? तो उस सेनापति का नाम है मलिक काफूर या मालिक कफूर। मालिक काफूर जो है वो, अब कई जगह काम मिल जाता है, कई जगह क्या मिल जाता है, इस पे आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आप उत्तर कर दोगे। ठीक है, मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसका उपनाम क्या है? 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के अपने दक्षिण भारत अगर अभियान पढ़ें तो आपको याद रख लेना है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान में सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया 1307 दक्षिण भारत में। उसके बाद आक्रमण किया 1308, फिर 1310, और फिर जो आक्रमण है वो 1311। पहले तो इसके सन याद करो। 1307 में आक्रमण किया, 1308 में, 1310 में, 1310 में, 1310 के बाद याद रखना 1311 में। 1307 है, 8 है, 10 है और 11 है। ये रहे इनके आक्रमण। ओके गुरुजी, एरिया आक्रमण। सारों पहला बात करा कि आक्रमण 1307 में कटक रहे। तो यहां 1307 में जो इन्होंने आक्रमण किया था वह यादव वंश का राजा है, जिसका शासन था देवगिरी के आसपास। राजा था रामचंद्र देव। ठीक है, तो यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को हराया। ये कहां पर है? देवगिरी का राजा था, देवगिरी क्षेत्र में इसका शासन था, है ना। इसको क्या है? हराया। ये सभी को हराएगा, यहां जितने भी आक्रमण करेगा सभी हारेंगे इससे। दूसरा, 1308 में जो आक्रमण है वो काकतीय या वारंगल पर किया। कहां पर किया? काकतीय या वारंगल। काकतीय या वारंगल, सर ये कहां पर है? काकतीय या वारंगल जो आपको स्थान देखने को मिलता है वो तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना का जो शासक है उसका नाम है प्रताप रुद्रदेव। तो इन्होंने यहां प्रताप रुद्रदेव को परास्त किया। यहां पर हमला जो है काकतीय पर, काकतीय का उस समय राजा कौन है? प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव को जो है यहां पर हराया। और बताते हैं कि दक्षिण भारत अभियान में कौन जाया करता था? मलिक काफूर। और यहीं से मलिक काफूर को मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला था। यहां से कोहिनूर हीरा मिला। क्या मिला? कोहिनूर हीरा मिला। अभी इस हीरे की आगे स्टोरियां बहुत आपको सुनने को मिलेगी। वैसे हीरो की फेमस खान है गोलकुंडा खान, जो आंध्र प्रदेश में है। हीरो के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है? याद करो, गोलकुंडा। और गोलकुंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हाँ, मलिक काफूर को 1000 दिनार में, हाँ तो इसलिए तो इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना आप। उसके बाद 1310 के अंदर यहां पर यह आक्रमण करता है अलाउद्दीन बीर भल्ला पर। बीर भल्ला तृतीय एक राजा दक्षिण भारत के, को भी हरा देता है। फिर आक्रमण था 1311 में इसका मुद्रा मुद्रा के वीर पांडे, कौन है वहां का राजा? वीर पांडे को हराया। मुद्रा के शासक किसको हराया? वीर पांडे को भी इसने हराया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद बात रखनी है, वो ये रखनी है कि मुद्रा पर जो इन्होंने आक्रमण किया था तो यहां से मुद्रा ज्यादा मिली थी इनको। इस आक्रमण में इनको सर्वाधिक धन प्राप्त होता है। सर्वाधिक जो धन प्राप्त है
वो कौन से आक्रमण पे हुआ था? मुद्रा के वीर पांड्या पर जब आक्रमण करता है ना, तो यहां पर इनको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? धन मिलता है। तो ये 4 आक्रमण। 1307 में जो आक्रमण है यादव वंश के शासक रामचंद्र देव पर, 1308 में काकतीय या वारंगल तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया। फिर वीर भल्ला तृतीय को हराया। फिर मुद्रा के शासक कौन है? वीर पांडे। इन पांडे को भी जो है वो हरा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दक्षिण भारत के जो है इसके अभियान याद रखने हैं। फिर अपने बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आगे बातें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार में क्या काम किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार में जो वो क्या काम किया? आपने काफी बार नाम सुने होंगे, 3 शब्द सुने होंगे। पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अस्थाई सेना का गठन किया। नंबर 2, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया। तीसरा, सैनिकों का हुलिया नोट करवाया। सैनिकों का हुलिया नोट करवाया। 4 नंबर बात में आपको जो याद रखनी है वो याद ये रखना है कि घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। तो सैन्य सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किए। स्थायी सेना गठन पहला क्या करता कि सेना जो है ना वो जिया अपने मजूरिया लेके आते हैं दिहाड़िया, उस प्रकार से दिहाड़ी से भी ले आते थे सेना। मतलब किसी के पास ज्यादा सैनिक है तो बोले भाई आप हमें, हम इसकी दिहाड़ी दे देंगे, इसका जो है वो हर्जाना दे देंगे, आप हमें सेनापति दे दो। तो उस प्रकार से भी सेना लाई जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वो सेना जो लाई गई हो सकता है वो तो विश्वासघात कर दे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना गठन किया गई। आप कहीं नहीं जाओगे, आपको हर महीने नगद वेतन मिलेगा। ये सोफे लगाए हुए हैं, ये कुर्सियां लगी हैं, यहां पर बैठे रहो। युद्ध हो तो आप खड़े हो जाना, नहीं हो तो आपको महीने की तनख्वाह मैं दूंगा। पहली बात अलाउद्दीन खिलजी ने ये की, स्थायी सेना गठन। दूसरा, सैनिकों का हुलिया नोट कराया। हुलिया को मतलब है कि सैनिकों को एक ड्रेस दी थी। अब मेरी बात सुनो, मान के चलो जैसे स्कूल की एक ड्रेस होती है तो अपने पहचान जाते हैं ये स्कूल का है, ये फलाने स्कूल का है। अब पहले क्या था कि जो सेनापति होते थे उनके पास कोई ड्रेस नहीं थी, घर में जैसा कपड़ा बे पहन के आ गया। अब युद्ध में क्या होता था, कई बार अपने ही सेनापति को मार दिया जाता था, ऐसे में पता नहीं चलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता कि नहीं, इस व्यवस्था में सुधार करो और सैनिकों को हुलिया नोट कराओ, यानी मेरी सेना की एक अलग ड्रेस होगी, ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ ये यानी हमारे सेनापति को पता लग जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो सेनापति है। तो सैनिकों का हुलिया नोट करवाया। तीसरी, घोड़े दागने की प्रथा। अब कई बार क्या होता था कि घोड़ों की भी पहचान नहीं होती थी कि ये किस सेना घोड़ा है। तो घोड़े पर जो है, घोड़े पर दाग बनाना, घोड़े पर कोई भी जो है वो निशान बनाना, ऐसी प्रथा जो है वो भी किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कि घोड़ा पर अगर कोई निशान है और वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आकृति दी है वो है, तो माना जाएगा यह घोड़ा किसका सेनापति, किस सेना का है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है। तो घोड़े दागने की प्रथा भी किसने शुरू करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये 4 प्रथाएं सैन्य व्यवस्था के अंदर सुधार लाने के लिए काम किया। अच्छा, अगर प्रश्न आए पहला राजा जिसने स्थायी सेना गठन किया वो कौन है, तो ये काम है सैन्य सुधार के अलाउद्दीन खिलजी के। ये तो है सैन्य सुधार। बाजार में कैसे सुधार किया इसने? बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखें। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली की अगर चर्चा करें मेरे भाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर इन्होंने एक विभाग खोला जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत विभाग खोला। सर जी यह विभाग क्यों खोला? बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए, बाजार प्रणाली में सुधार करने के लिए। ये जो बाजार प्रणाली है ना, इसमें बाजार प्रणाली सुधार हेतु जो विभाग खोला
उस विभाग का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा दीवाने रियासत विभाग। अच्छा ठीक है गुरुजी। उसके बाद आपको जो है याद रखना है यहां पर अलाउद्दीन खिलजी सेना ए मंडी एक विभाग जो स्थापित किया, उसका नाम था सेना ए मंडी विभाग खोला। एक जो विभाग है उसका नाम था सहना ए बरीद, सॉरी वरीद ए मंडी, वरीद ए मंडी। अब वरीद ए मंडी जो था इसके अंदर क्या हुआ करता था, यानी यहां पर वो लोग होते थे कि जो बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करते थे। ठीक है, बाजार में घूम घूम कर निरीक्षण करते थे। वो किसके, ये तो सेना मंडी वाले ये बाजार में नहीं घूमा करते थे, ये यहीं पर काम किया करते थे बाजार प्रशासन बाजार का। लेकिन बरीद मंडी है ना, बैं बरीद बैं बाजार, बाजार में घूम घूम कर ये निरीक्षण करते थे कौन गलत सामान बेच रहा है, यानी ये भेष बदल बदल के जाया करते थे, उपभोक्ता बन बन के जाया करते थे, है ना। क्या कि हमें ये चाहिए वो चाहिए सामान। अब कोई वहां ठगी करता पाया गया, भाई साहब जैसे अगर आप सामान तोड़ रहे हो, अगर आपने 20 ग्राम सामान कम दे दिया ना, तो 20 ग्राम आपको शरीर में किसी भी अंग से मांस देना होगा। 1 किलो अगर कम दे दिया तो अब 1 किलो मांस देना होगा। आप आइडिया लगा लो। ये व्यवस्था शुरू कर दी किसने, यानी बाजार प्रणाली में सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कुछ तरीके अपनाए थे। हाँ ठीक है। इसमें आपको एक शब्द देखने को मिलेगा मुहियान। देखो चाहे मुहियान का नाम मिले या आपको नाम मिले यहां पर गुप्तचर। अब गुप्तचर का मतलब क्या होता है, यह गुप्त बातों की जो है वो सूचना देंगे। हाँ, गुप्त सूचना प्राप्त करने वालों को मुहियान या गुप्तचर कहते थे। ऐसे ओब्लिक लगा लेना, मुहियान या गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले को क्या बोलते थे, मुहियान। क्या बोलते थे, मुहियान। ये इतनी बात आप याद रखोगे। फिर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, इसके नीचे लिख लेना। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष का शासन करके इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब इतनी बात आपने अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में पढ़ी। अब राजा बना खिलजी वंश में आगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी। कौन सा शासक बना, मुबारक शाह खिलजी। मेरे भाई मुबारक शाह खिलजी ने जो शासन किया वो 1316 से लेके 1320 तक। अब ऐसे मत कह देना कि अंतिम राजा, अंतिम नहीं, अंतिम आएगा इसके बाद। ये मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा ही है। इसके पिता का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा यही है। अच्छा, मुबारक शाह गद्दी पर जो बैठता वो कैसे बैठा, तो इसने मलिक काफूर, मलिक काफूर का वध किया था, का वध कर यानी इसकी हत्या कर गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये अड़चन पैदा कर रहा था। ये कहता कि राजा मैं बनूंगा, तो गया रुक तना बढ़ाऊं राजू अभी। तो मलिक काफूर का वध करके मुबारक शाह खिलजी, खिलजी जो वो कहां बैठा, गद्दी पर बैठ गया। हाँ, और इसने उपाधि धारण की एक, मुबारक शाह खिलजी ने उपाधि धारण की खलीफ तुल अल्लाह। खलीफ तुल अल्लाह की जो है वो उपाधि धारण जो है, अल्लाह, अल्लाह नहीं अल्लाह, खलीफ तुल अल्लाह की जो है इन्होंने क्या धारण की, उपाधि, याद रखना। मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो पिता अलाउद्दीन खिलजी है इनके, मलिक काफूर का वध कर ये गद्दी पर बैठ जाता है। और उसके बाद इसने उपाधि धारण की खलीफ तुल अल्लाह, खलीफ तुल अल्लाह की उपाधि धारण की। हाँ, अब याद रखना। और
इसने इसको मारकर मलिक काफूर का वध करके स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा कौन होता है गुरुजी, बताता हूं। घोषित किया यानी इस्लामी पद है ये एक। मोहम्मद साहब के बाद जो सबसे बड़ा पद आता है वो किसका आता है, खलीफा। तो इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, खलीफा घोषित जो है वो कर दिया। तो स्वयं को क्या घोषित किया, खलीफा, मुबारक शाह ने। इसके अलावा और मुबारक शाह की आप बात करोगे तो यह दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है, या प्रथम शासक कह देंगे, एकमात्र नहीं, सल्तनत का प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने दक्षिण विजय को अपने साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण विजय को, दक्षिणी जो विजय थी वो अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यह बात आप याद कर लेना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने दक्षिणी विजय को अपने साम्राज्य में मिलाया था, वह कौन हो जाएंगे, वह राजा मुबारक शाह खिलजी। वो कह रहा कि देखो और राजा हुए, उन्होंने दक्षिण भारत में विजय हासिल की, उन्होंने विजय हासिल की, लूटपाट की और वो आ गए। लेकिन इसने क्या किया, वहां आक्रमण किया और युद्ध किया, जीता और जीतकर अपने साम्राज्य मिला लिया कि आप मेरे अंडर रहोगे, आप मेरे अंडर रहोगे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने दक्षिणी विजय को अपने साम्राज्य में मिलाया था वो कौन था, मुबारक शाह खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। हाँ, अच्छा, अब एक इतिहासकार हुए जिसका नाम आपको पता होगा, बर्नी। नाम सुना है, नहीं सुना, फिर थोड़ा सा आप बैक फ्लैश मारो, थोड़ा सा पीछे आओ। आप थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहां पर मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बताता हूं कौन कौन हुआ करते थे। उसको इधर ले जाओ। अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी हैं, दरबारी कवि हैं, उनमें नाम आता है बर्नी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ये दो व्यक्तियों का। अच्छा, एक याद रखना, निजामुद्दीन औलिया इसके दरबार में दरबारी नहीं था लेकिन समकालीन है, निजामुद्दीन औलिया। ये नोट लगा के लिख लेना नीचे इसका नाम। गुरुजी क्यों, बताऊंगा। यहां पर जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे, यहां पर नाम लिखोगे निजामुद्दीन औलिया। देखो बर्नी जो है ना, बर्नी, बर्नी ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 6 सुल्तान का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का देखा था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। याद रखना, बर्नी 6, निजामुद्दीन औलिया 7, अमीर खुसरो 14 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कितना, 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अच्छा, बर्नी इसका दरबारी कवि है। बर्नी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी ने जो रचना लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी जाएगा आगे ये, तो इन्होंने जो रचना लिखी थी वो तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। बहुत बढ़िया। आगे अमीर खुसरो ने लिखा खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू। ये बर्नी जो है ना अलाउद्दीन के दरबार में था, ये इसके दरबार में भी है, इसके मुबारक शाह के। बर्नी लिखता है, बर्नी कहता है कि यह शासक नगन अवस्था में दरबार में जाया करता था। कई कई बार जो है ये नगन अवस्था में दरबार में जाता, और कई बार यह शासक महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी दरबार में जाया करता था। गुरु जी पागल हो गए, वस्त्र पहनकर जाता था। ये बात कौन लिखता है, बर्नी। अब समकालीन है तो गलत थोड़ी लिखेगा। बर्नी कहता है कि ये नगन अवस्था में, यानी कई कई बार हमने देखा है कि नगन अवस्था में दरबार में आ जाया करता था, और कई कई बार महिलाओं के वस्त्र धारण कर कर भी यह दरबार में आया करता था। तो ये प्रश्न याद रखना, वो राजा कौन था जो ऐसे काम करता था, मुबारक शाह खिलजी। कौन था राजा, मुबारक शाह खिलजी। लास्ट राजा है
खुसरव शाह, उसके बाद खिलजी वंश समाप्त है। खिलजी, हाँ, फिर खिलजी के बाद अपने पढ़ेंगे तुगलक वंश। 4-5 लाइनों का राजा, थोड़ी सी कहानी है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी मेरी आगे क्लास है मेरे भाई। ये बहुत आज के लिए इतना समझ में आ गया सभी मेरे प्यारे साथियों को? हाँ, जल्दी से बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई? कमेंट करके बताना। रंगीला बादशाह, अरे भाई ये सुल्तान है, बादशाह नहीं है, बादशाह मुगल काल में होगा, ये सुल्तान है, ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। चलो आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक विशेष सूचना है, जो रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए खासकर। देखो ये आपको पता है कि अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप सभी प्यारे साथियों को पता ही है। इसमें राजस्थान का जो है वो क्या है, सॉरी, रीट मेंस L2 एसएसटी वाले टॉपिक वाइज इतिहास यहां मात्र 49 रुपए में आपको मिल जाएगा। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रीट मेंस L2 टॉपिक वाइज भूगोल की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये भी कितने की है, 49 की है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ये भी कितने की है, 49 रुपए की है। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए विजन ऐप के अंदर जाएं और ये टेस्ट सीरीज से आप जो है जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट लास्ट टाइम में थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, बात तो 50 रुपए की है, एक दिन बर्गर कुलचा छोड़ देगा तो टेस्ट सीरीज राम उल्लेस कहां पा। अच्छा अब जो साथी लास्ट टाइम में पूरे फुल मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता देता हूं आपके लिए खास क्या है। ये अपनों ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी रीट L2, जिन्होंने ली है वो बार बार लेने की जरूरत नहीं है, उनको इसमें मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देखो मेरे भाई, इस टेस्ट सीरीज में पहले खास बात बताता हूं, इसमें हमने 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट दिए थे, 3 मेगा टेस्ट दिए थे, 3 मेगा टेस्ट जो वो दिए थे। इस सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की टेस्ट सीरीज का जो है बिल्कुल न्यू टेस्ट सीरीज है। हाँ, 999 हमने प्राइस नहीं रखा, 199 रखा है, पहली बात तो ये विजन ऐप पर मिल जाएगी। अब इसमें खास बात क्या है, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसके साथ आपको फ्री इसी के अंदर 10 मॉडल पेपर दे देंगे हम लास्ट में, क्योंकि मॉडल पेपर करेंगे तो ही तो अपने को पता लगेगा हमारी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है। शानदार बेहतर मॉडल पेपर मिलेंगे जो आपकी तैयारी को एक शानदार जो हम मुकाम पर लेकर आएंगे। तो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और इस टेस्ट सीरीज का आप ज्यादा से ज्यादा साथी जो फायदा उठाएं, ठीक है। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्लासेस कैसे लग रही हैं आपको, ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।